हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आज की वीडियो का इंतज़ार है आपको। तो शुरू करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जब कल की वीडियो मैंने बताई तो काफ़ी उसमें मैंने जल्दी से बेटी के जैसे कॉलेज डेज़ तक मैंने वो सब बताया, लेकिन उसके पहले बीच बीच में क्या हुआ वो सब मैंने अभी बताया नहीं था। बच्चों का, बेटों का बताया कि वो सीनियर स्कूल में चले गए थे, लेकिन वो सबसे पहले कुछ और चीज़ें लाइफ में हुई जो मैंने उस वक्त कल नहीं बताई। तो ऐसा था कि मैं यहाँ जॉब कर रही थी और छोटा बेटा भी अभी जूनियर स्कूल में ही जाता था और बड़े बच्चे वो अपने बड़े स्कूल में, बेटी को उसकी बस लेने आती थी। तो मेरे पेरेंट्स दोनों इंडिया जा रहे थे। पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि काफ़ी देर से यहाँ हैं, कुछ देर इंडिया में अपना घर था, तो वहाँ जाके अपने घर को देख के आएँ और कुछ रोज़ जैसे बाकी रिश्तेदारों से मिलना सब कुछ वो करके आएँ। तो बुज़ुर्ग हैं, उनका हक बनता है कि वो जाके वहाँ थोड़ा देर अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करें, एन्जॉय करें। तो वो गए हुए थे तो मेरी माँ को बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ। अब वहाँ और कोई आस-पड़ोस में बस दूर के रिश्तेदार जो थे वो थे और मेरे फादर थे साथ में, वो घबरा गए। उन्होंने जल्दी-जल्दी में कि जो भी पास में हॉस्पिटल था, ताकि इमीडिएटली इनको हेल्प मिल सके, उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मुझे कॉल आई मेरे भाइयों की कि वो नहीं, इमीडिएटली नहीं जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका में थे, वहाँ का टाइम डिफरेंस, वहाँ की फ़्लाइट्स वगैरह बुक करवानी। लेकिन यहाँ यूके से काफ़ी आसानियाँ हैं इन बातों की। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मैं इंडिया चली जाऊँ और माँ को देख लूँ। मैंने अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी काम से। तो मैंने जॉब रिज़ाइन करके, जॉब छोड़ के, मैंने कहा पहले माँ को देखना है। तो मैंने इंडिया जाने के लिए टिकट बुक की और छोटे बेटे के साथ। बड़े दोनों बच्चों को मैंने एयर होस्टेस के साथ ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई अंडर एज बच्चे होते हैं, उनको आपने अकेले भेजना है, तो आप वहाँ फॉर्म भर के उनको एयरप्लेन में जो एयर होस्टेस होती हैं, उनकी निगरानी में आप उन्हें भेज सकते हैं। तो बच्चे काफ़ी छोटे थे, तो उनको एयर होस्टेस के हवाले किया। मेरे रिलेटिव मेरे बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ के आए और मैंने दूसरी फ़्लाइट ली इंडिया जाने के लिए। और वहाँ से मेरे कज़न भाई, उन्होंने जाके बच्चों को रिसीव किया और लेके फिर मेरे भाइयों के पास गए और मैं इंडिया पहुँची। मेरे दूसरे कज़न जो इंडिया में रहते थे वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए। काफ़ी उथल-पुथल ज़िंदगी में एकदम से हो गई। जाते ही माँ को देखा हॉस्पिटल में तो माँ काफ़ी सीरियसली बीमार थी, आईसीयू में थी, उनको ड्रिप वगैरह लगे हुए और जो दवाइयाँ चल रही थी। तो मैंने हॉस्पिटल से सब बात की, पूछा कि क्या ट्रीटमेंट चल रही है। तो जो उन्होंने बताया मैं उससे सैटिस्फाइड नहीं थी। मैंने कहा ये इलाज ठीक नहीं हो रहा है, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो मैं इनको दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। तो मेरे फादर इस बात से घबरा रहे थे कि इस हालत में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमने 1-2 दिन वहीं रहने दिया और 1 दिन 2 दिन के बाद जैसे हार्ट अटैक हुआ है उसके हफ़्ते बाद ही उन्होंने घर भेज दिया। तो घर आए हम लोग तो मुझे पता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा उनको घर इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। तो क्या हुआ कि वहाँ जो गलियाँ हैं काफ़ी अ, बहुत ऐसी खुली वाली सड़कें नहीं हैं। इंडिया में आया, पाकिस्तान में आप जानते हैं। तो घर के एकदम डोर तक कार नहीं आ रही थी। तो उसको थोड़ा-सा दूर किया और मेरी मदर को चेयर पे बिठा के
उठा के लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था। तो 2-3 कदम दरवाजे से रह गया था, तो मेरे फादर ने बोला कि 1-2 कदम ही तो है, चल लेंगे ना, अंदर घर तक चले जाते हैं। तो गए, तो अंदर पहुँचने तक उनकी तबीयत फिर से काफ़ी बिगड़ रही थी। और अपने मुल्कों में समझ नहीं आती कि लोग फ़ॉर्मेलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको होता है कि पहले जाके हम पूछ आएँ कि उसका हाल क्या है। ये ना हो कि अगला इंसान मर जाए और उसे पता ना चले कि हमने उसका हाल पूछा था। ये हालात होते हैं। उनको ये नहीं परवाह होती कि वो इंसान बोलने के काबिल भी है या नहीं। बस सबको ये होता है, नहीं, जल्दी-जल्दी जाके हाल पूछना है। तो घर में इतने लोग इकट्ठे हो गए, आस-पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, सब के सब आके 2-2 मिनट में मेरी मम्मी को तंग कर रहे थे कि बात करने को मजबूर कर रहे थे। और मैं सबको मना कर रही थी कि एक तो इतने लोग एक कमरे में इकट्ठे हुए हैं बेडरूम में, तो उससे इन्फेक्शन का डर है, और दूसरा इतना बुलाना एक हार्ट पेशेंट को, जिनको अभी हार्ट अटैक 1 हफ्ता पहले हुआ है, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। आखिर में मुझे बहुत गुस्सा करके सबको घर से निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरी माँ की तबीयत को देखना था। तो गुस्सा करके जब सबको निकाल दिया, तो तब तक मदर की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी थी, और कुछ ही घंटों के अंदर उनको दोबारा बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ। अगेन वही पास वाले हॉस्पिटल में। मैं अपने फादर को कहती रही इस हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना है, लेकिन वो मानते ही नहीं। नहीं, यही पास में है, यहीं लेके चलो जल्दी से, यहाँ इलाज हो जाएगा। तो वहाँ लेके गए। अगले दिन भाई से बात हुई, मैंने कहा मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ कुछ ठीक से इलाज नहीं हो रहा। तो भाई ने भी काफ़ी बोला कि हाँ, इनको शिफ्ट करो यहाँ से। तो मैं दूसरे हॉस्पिटल, जहाँ मैं पहले जैसे पढ़ाई करती थी और मैं काफ़ी वहाँ के लोगों को जानती थी, तो इस हॉस्पिटल से भी मेरी जान पहचान थी। तो मैंने जाके उनसे बात की कि ऐसी सिचुएशन में मेरी मदर हैं और उनको शिफ्ट करना है आईसीयू में। तो उन्होंने अपनी एम्बुलेंस भेजी और हमने मेरी मदर को उस हॉस्पिटल से दूसरे वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होने लगी जैसे हार्ट पेशेंट की होने चाहिए। तो जब किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो इमीडिएटली उसका बाईपास सर्जरी नहीं हो सकता है। उसके लिए कुछ वक्त चाहिए, हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट दे के उसके बाद ही वो कर सकते हैं। तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के करीब हॉस्पिटल में रहने के बाद उनको घर भेजा गया, तो वो ठीक हालत में थी। घर आ गए, तब तक मेरा छोटा भाई भी इंडिया आ गया था। तो हम लोगों ने मिल-जुल के उनकी केयर की, और फिर ये था कि वापस यूके आना है। तो हमने डॉक्टरों से सलाह वगैरह करके कि कैसे है, ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़े रास्ते में, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, तो उनमें हो सकता है फ़्लाइट में ऑक्सीजन की कमी हो। तो वो सब चीज़ों को देख के हमने फ़्लाइट बुक की, और जैसे-तैसे करके माँ को लेके मैं वापस आई, और यहाँ उनको वापस चेकअप वगैरह करवाना शुरू किया, और कुछ वक्त के बाद उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, क्योंकि उनको हर हफ्ते अंजाइना का अटैक हो जाता था। अंजाइना होता है कि जब आपके हार्ट में ब्लड लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट ठीक फंक्शन नहीं कर रहा, और क्लॉट बनने के डर होते हैं। तो आपके ये लेफ़्ट बाजू में पूरा आपकी आर्म में दर्द होके यहाँ से लेके पूरा हार्ट तक जाता है वो दर्द, उसको, और सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको अंजाइना बोलते हैं। तो वो जब हो रहा है, इसका मतलब जितनी बार वो होगा आपके हार्ट की मसल उतनी डैमेज होगी, हार्ट डैमेज होगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर यहाँ डॉक्टर से कह के हमने कि इनका जल्दी बाईपास सर्जरी करें। उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के वक्त हमें ये पहले से वार्न कर दिया गया था कि 1% चांस है कि ये वापस आएंगी सर्जरी से, क्योंकि इनकी हार्ट की कंडीशन इतनी ख़राब है। तो माँ से बात की, आप करवाना चाहते हो सर्जरी? हमारी फैमिली में जो बात है हम लोग छुपाते नहीं, जाना है तो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ सामने क्लियरली पेशेंट से भी डिस्कस करना है,
और फैमिली में भी डिस्कस करना है। अब सर्जरी तो माँ की हो रही है, माँ ऐसे कैसे चांस ले रही हैं और वो चाहती हैं उनकी सर्जरी हो या नहीं। तो मेरी माँ ने बड़ा हंस के जवाब दिया, कहती है मैं तो बेहोश पड़ी होंगी, अगर वापस होश नहीं आया तो तुम लोग रोना, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। तो जो 1% चांस है, एटलीस्ट चांस तो है, ले लेते हैं। तो ऐसी फैमिली है हम लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो माँ को सर्जरी के लिए भेजा, ऑपरेशन ठीक हो गया। ऑपरेशन के बाद हार्ट नहीं चला, उसको फिर करंट दे के जैसे हार्ट को चलाते हैं वो करके हार्ट को चलाया। तब तक बड़ा भाई मेरे पास यूएसए से आ गया था और हम दोनों रोज़ हॉस्पिटल जाते। माँ को कुछ खास होश नहीं था और जैसे तैसे करके हम लोग रोज़ाना जाना, माँ के पास बैठना, उनको उनकी किडनीज़ पे एनेस्थीसिया का असर हो गया था काफ़ी, तो किडनीज़ भी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। लेकिन महीना डेढ़ के बाद उनको छुट्टी मिल गई, घर आ गई, बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो फिर कुछ वक्त के बाद उनको भाइयों के पास भेज दिया और ठीक हो गई। इतना ही बहुत है, ऊपर वाले का शुक्र के कम से कम वो ठीक हो गई। लेकिन फिर भी पेरेंट्स में, बुजुर्ग थे, कुछ ना कुछ चलता रहा। फादर को भी हार्ट अटैक हुआ, माइल्ड हार्ट अटैक था, लेकिन ठीक हो गए। उस वक्त तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस दौरान मैंने काम छोड़ा हुआ था, ऐसे ही घर में जैसे गुजारा हो रहा था। तो जब माँ वापस यूएसए गई, फिर से काम शुरू किया, फिर से बच्चों को देखना शुरू किया, स्कूल वगैरह उनके बदलने हैं, कैसे करना है, सब जिम्मेदारियां निभाती रही। कुछ एक दोस्त से, उनसे भी मिलना जुलना, सब कुछ होता रहा। तो बाद में मेरे फादर की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, तो पेरेंट्स ज़्यादा टाइम, कभी यहाँ आते थे यूके में थोड़ी देर मेरे पास रहना, और थोड़ी देर उन्होंने यूएसए में भाइयों के पास जाके, कि वहाँ पे उनको रेस्ट अच्छा मिल जाए। आई विश इस वीडियो में थोड़ी सी ब्रेक हो जाती, जैसे वो टीवी सीरियल दिखाते हैं ना, बीच बीच में ऐड आ जाती है, ताकि मैं नेक्स्ट बात कहने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करूं, या कैसे वो बात करूं आपसे। बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे स्कूल गए हुए, और मैं फुल टाइम काम पे। तो फ्रेंड्स थे काफ़ी, हम लोग फ्रेंड्स वगैरह के घर में, कभी वो लोग आ गए, कभी हम लोग आ गए, ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी। दिन त्योहारों पे इकट्ठे हो जाना, बच्चों के बर्थडे होने तो कभी फ्रेंड्स के पास हम लोग चले जाना, कभी फ्रेंड्स ने आ जाना। सोच रही हूँ आज मेरे साथ कौन कौन रोएगा। शाकू और भी बहुत है जो मेरा दर्द महसूस करते हैं। जिंदगी चलती रहती है और जिंदगी के हादसे भी आते हैं जाते हैं। तो आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बचपन से हम लोग एक गली में सब लोग इकट्ठा खेला करते थे, और उनकी फैमिली गुरुद्वारा में, जैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं, ये लोग गुरुद्वारा में वहाँ की देख रेख का और वहाँ सेवा करने का सब काम करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता था, हफ्ते में एक आध बार कभी मैंने इनके घर चले जाना। इनके बच्चे, 3 बेटियां थी, 1 बेटा था, तो सब लोग इकट्ठे, मेरे छोटे बेटे को इनकी बेटियां बहुत प्यार करना, भाभी बहुत अच्छी थी, हर वक्त जाना तो उन्होंने कहना खाना खाए बगैर नहीं जाना, खाना साथ ले जाओ, बच्चों को खिलाना, और भी बहुत कुछ वो भाभी करती थी, बहुत अच्छी थी दिल से। तो मैंने एक हफ्ता ऐसा आया कि मैंने उनसे कहा, भाई भाभी से, कि आप कितने बजे काम से आते हो भाभी। वो सुबह जाती थी काम पे, तो दोपहर 1 बजे तक तकरीबन आ जाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाभी, आप
लंच मेरे साथ करना। मैं भी 11:30-12 के करीब आ जाऊँगी और मैं जल्दी-जल्दी खाना बना लूँगी, सफाइयाँ कर लूँगी, तो आप आना, हम लोग इकट्ठे लंच खाएँगे। फिर स्कूल का टाइम होगा तो आप अपने बच्चों को लेना, मैं अपने बच्चों को लेने के लिए चली जाऊँगी। तो डिसाइड हुआ किस दिन आएँगे। मैं घर आई, आके मैंने काम शुरू किया, कुकिंग वगैरह की, तो वेट कर रही थी। तो इतने में डोर पे नॉक हुई और भाई थे, तो अंदर आए। मैंने कहा भाभी कहाँ हैं? तो बोलने लगे ये उसको काम पे ज़्यादा रुकना पड़ा, ओवरटाइम करना पड़ा, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा ये गलत है भाई, मैंने आप दोनों को बुलाया था, आप दोनों को आना चाहिए। तो ऐसा करें आप खाना लेके चले जाएँ, आप भाभी के साथ घर पे ही खाना खाएँ और मुझे काम पे जल्दी वापस जाना है और उसके बाद बच्चों को भी पिक करना है। और कल आ जाना, कल भी मेरे यही शिफ्ट है और आप कल आ जाना। तो वो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा मैं सॉरी हूँ कि मुझे वापस काम पे जाना पड़ा। तो चले गए। अगले दिन का कहा, अगले दिन भी अम, सुबह मैं काम पे गई, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। अब मैं 5:30 सुबह नहीं जाती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जाती थी। तो मैं वापस आई, आके खाना वगैरह बनाया, सफाइयाँ की और जैसे 12 साढ़े 12 के करीब कहा हुआ था आने के लिए, तो मुझे यही था कि तब तक मैं जल्दी से सफाइयाँ वगैरह करके, आप अच्छा नहीं फ़ील करते हो तो मैंने कहा चलो नहा लूँगी और तब तक वो लोग आ जाएँगे। तो अभी कोई 11:30 के करीब टाइम था, पौने 12, 11:30। तो डोर पे बेल हुई। तो मैंने सोचा कि अभी तो इतनी जल्दी नहीं आना है। जब 12:30 पौना 1 का टाइम है, तो तब आएँगे। तो फिर भी मैंने देखा बार-बार बेल हो रही है, तो मैंने डोर खोला, तो वो भाई वो ही थे। तो मैंने कहा भाभी कहाँ हैं? तो कह रहे सॉरी उसको टाइम नहीं मिला, वो नहीं आ पाई है। तो मैंने कहा अच्छा भाई फिर आप कल आना। तो वो फ़ोर्स करने लगे, तो मैं डोर बंद कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैं कोई पहली बार यहाँ आ रहा हूँ, हम लोग एक-दूसरे को जानते हैं, तो तुम मुझे घर में नहीं आने दे रही हो, बाहर से ही भेज रही हो। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, देखें मैंने घर के ऐसे कपड़े पहने हैं, मैं खाना बनाने और सफाइयाँ करने में लगी हूँ, आप कल भी नहीं आए, आज भी नहीं भाभी को लेके आए और अभी मैं आधा काम मैंने किया है, ऐसे अच्छा नहीं लगता घर में आते हुए, तो आप बाद में आना। तो उन्होंने फ़ोर्स किया, नहीं कोई बात नहीं, कौन-सी फ़ॉर्मेलिटी है हमारे में। तो हाँ, फ़ॉर्मेलिटी तो कुछ नहीं थी, जब बचपन से एक साथ हम लोग एक-दूसरे को एक ही घर की तरह ट्रीट करते हैं, तो आप कुछ ऐसा बुरा भी नहीं मानते हो, लेकिन जाने क्यों मेरे दिल में क्या-क्या चल रहा था उस वक़्त। तो आ गए वो अंदर आके, जैसे ही हमारे घर में अंदर एंटर करते हैं तो ऐसे लंबी सी गली जैसा है, तो आगे जाके कमरा है, सिटिंग रूम है, तो वहाँ सोफ़ा वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं और पास में साइड में किचन है, दूसरी साइड में एक नीचे स्टोर रूम और एक रूम और है और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाके दूसरे बेडरूम्स हैं। तो मैंने उधर देखा भी नहीं कि वो कहाँ बैठ रहे हैं क्या। मैंने कहा भाई आप बैठे हैं अंदर, मैं आती हूँ। तो मैंने अपने कपड़ों के ऊपर ऐसे गाउन पहना हुआ था, घर में काम करने वाला, जैसे आप नाइटी जैसा गाउन जैसा पहन लेते हो, वो पहना हुआ था। तो मुझे ये हुआ फटाफट जाके मैं ऊपर चेंज कर लूँ। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा मैं किस लिए ऊपर जा रही हूँ, मैंने कहा आप यहाँ बैठे, मैं 2 मिनट में आई। ऊपर गई, जाके बेडरूम का डोर ऐसे बंद किया। अब उसमें वो, यहाँ बेडरूम्स में वो नहीं है कि लॉक लगे हुए हैं या कुछ है। तो मैंने डोर को बंद किया और वहाँ से फटाफट मैं अपना कपड़े बदलने लगी। इतने में उस शख्स ने दरवाज़ा खोला। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि
आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरी बात नहीं सुनी और सीधा आके उसने मेरे को पकड़ा और मेरे साथ जबरदस्ती की। काफी कोशिश की रोकने की, कोई आसपास था भी नहीं जो कुछ सुनता, और उसने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरी माँ मेरे पास नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं, और इस बंदे ने आके जिसको सारी उम्र भाई जैसा माना, उसने आके जबरदस्ती किया। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता और होता है, उसमें एक दूसरे की रजामंदी होती है, उसमें जबरदस्ती नहीं होती है और उसमें तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो ऐसी बात होती है उसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और मुझे कोई होश नहीं वो कब चला गया, क्या हुआ, और मैंने खुद को उठाया, संभाला। बहुत देर तक मैं शावर लेती रही, बहुत देर तक नहाती रही, कि जैसे मैं पता नहीं कितनी गंदी हो गई थी। करते करते कितना टाइम हो गया मुझे पता ही नहीं। फिर बाहर निकली और बस गाड़ी की चाबी उठाई, बच्चों को लेने चली गई। एकदम सुन, एकदम चुप, जैसे बिल्कुल आप शॉक में होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या करना है। जब कोई ऐसे शॉक में चला जाता है, उस कंडीशन को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में ऑटो पायलट बोलते हैं, कि इंसान के दिमाग में पहले से वो सारा कुछ फीड है कि आज मैंने इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, आपका माइंड वो काम करता जा रहा है, लेकिन आप होश में नहीं हो, आपको पता नहीं चल रहा। आप सुन हो बिल्कुल, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आपके साथ हुआ क्या है, कैसे हो रहा है। तो बच्चों को लेके आई घर, और बच्चों को लाके खाना वाना दिया, सब कुछ किया, और इवन उसके बाद मैं काम पे गई। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इतना कुछ होने के बाद काम पे कैसे गई, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इंसान जब शॉक में जाता है तो वो ऐसी कंडीशन में चला जाता है कि उसको होश नहीं होती है। बस ये पता होता है इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, और बिल्कुल सुन, जैसे आप हो लेकिन आप नहीं हो। पता नहीं आप में से कोई इस बात को महसूस कर सकता है या नहीं। तो घर आए, बच्चों को खाना वाना दे के सो गए सब लोग। सुबह उठे, बच्चों को स्कूल छोड़ा, और तब तक मुझे बुखार जैसा और काफी और इन्फेक्शन, कुछ प्रॉब्लम जैसा मुझे हो रहा था। मैं फिर भी काम पे, बच्चों को छोड़ने के बाद काम पे गई, एक पेशेंट को देखा, और उसके बाद आके कार में बैठी। लेकिन बुखार और दर्द इतना था कि मेरे से कार चलाना भी, बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा था।
पास ही में हॉस्पिटल था। मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, उनको बताती हूँ, शायद वो चेक करें, कुछ उनको पता चले, क्योंकि मैंने तो कुछ ना सोचा ना देखा कि हुआ क्या है। हॉस्पिटल गई तो मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत दर्द है ऐसे, और कुछ लगता है इन्फेक्शन है। तो नर्स थी जिसने पहले मुझे देखा रूम में ले जाकर, और उसने मुझे बोला, कुछ एक सवाल किए कि कैसे इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ। तो पहले तो मैं बहुत घबरा रही थी कि क्या जवाब दूं, क्या कहूं। तो उसने मुझे फोर्स किया कि आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको क्या हुआ है, तभी हम देख सकते हैं, तभी ट्रीट कर सकते हैं। तो दर्द और बुखार से ऐसी हालत थी कि मैंने कहा, आई वॉज रेप्ड। तो उसने सारा पूछा, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसने कहा, डू यू वॉन्ट टू रिपोर्ट? एंड आई सेड, आई डोंट केयर, report or not, I just want the treatment. तो उसने कहा कि अगर रिपोर्ट करना है तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। And I told her, I don't care. Report to whoever you want, I just need the treatment. तो जी कुछ ही मिनटों में 2 पुलिस ऑफिसर्स लेडीज आ गई। एक आदमी भी था उनके पास, लेकिन उसने जब मुझे देखा कि मैं कितनी शॉक में हूँ और कैसे मेरी हालत है, उसने कहा मैं बाहर खड़ा होता हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसी बात हो तो वो औरतों को पूरी प्राइवेसी देते हैं। तो पुलिस वाले ने, वो बाहर खड़े हुए लेडी पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे पूछा क्या हुआ, बताया। तो उसने कहा, यहाँ तो जो डॉक्टर्स देखेंगे, लेकिन हमें अपने डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बस कुछ ऐसी मेडिसिन दिलवा दो, मैं बहुत पेन में हूँ और बुखार है, और क्या इन्फेक्शन है मुझे नहीं पता। तो वो पुलिस वाले मुझे लेके साथ गए और वहाँ उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया। मेरे साथ वो दोनों पुलिस ऑफिसर खड़ी थी। जब उनके डॉक्टर ने चेक किया, और उनके डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने कहा, इतना बुरा केस मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है कि किसी ने इसके साथ इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती की है, इतना किया है कि मैंने इतना डैमेज, इतना इन्फेक्शन मैंने कभी किसी में नहीं देखा। और उसने कहा कि मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो वापस मुझे हॉस्पिटल लेके गए पुलिस वाले। वहाँ पे अगेन दूसरे डॉक्टर्स ने देखा, दवाई लिखी। वो आदमी एक ऐसी बुरी बीमारी से सफ़र कर रहा था कि जो बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है, और वो बीमारी ऐसी थी कि दवाइयों से मैनेज तो हो जाती है, लेकिन जब कभी भी अगर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, जब कभी भी मैं बहुत सोच रही हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, तो खुद ब खुद वहाँ सब जैसे छाले पड़ जाते हैं जलने से, वैसे हो जाता है। तो उसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और ऑइंटमेंट होती है, वो लगानी होती है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप पे डिपेंड करता है आप कैसे खुद को
स्ट्रेस के बिना रखते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है तकलीफ। अब मुझे वो तकलीफ नहीं है क्योंकि मैंने जीना सीख लिया है। लेकिन बहुत साल ऐसी हालत में रही हूँ कि बहुत दर्द की बैठा भी नहीं जाता, बुखार हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि अब वो तकलीफ नहीं है। अब आप कहेंगे उसका क्या हुआ? तो क्योंकि पुलिस को रिपोर्ट की हुई थी, पुलिस ने जाकर उसको, पहले उसके घर गए, वो घर पे नहीं था। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि वो किस गुरुद्वारा में जाता है, क्या है, बताया, और वहां गुरुद्वारे से जाके उसको अरेस्ट किया। कोर्ट में केस गया। मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप वापस आ गए जब उनको इस बात का पता चला, और वो मेरे साथ कोर्ट में थे। मैंने वहां पे एक एक बयान दिया। उस आदमी को कोर्ट ने अरेस्ट किया हुआ था, लेकिन उसने दूसरे कोर्ट में अपील की। जब उसने अपील की तो मेरे सारे एविडेंस, मेरी पुलिस रिपोर्ट्स, पुलिस डॉक्टर की रिपोर्ट, मेरी पिछली सारी हिस्ट्री मेरी देखी गई मेरे डॉक्टर से कि क्या मैं अपने हस्बैंड के सिवा मेरा कभी कोई रिश्ता रहा है। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसे तकलीफ हुई हो या कभी आपने कोई अबॉर्शन वगैरह करवाया हो तो वो देखना चाहते थे कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और बहुत सी नेबर्स वगैरह से विटनेस और सब कुछ लेके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोर्ट है जो कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, उसमें मेरा केस गया। और वहां पे मैं वो केस जीत गई और उस आदमी को 6 साल की सजा हुई। 6 साल जेल में रहा। और मैंने क्या कदम उठाए उसके बाद, आज की वीडियो थोड़ी सी और लंबी होगी, लेकिन आपको सब बताना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड किया, क्योंकि कोर्ट में जज ने बोला मैं पहली एशियन औरत हूं जो ये केस रिपोर्ट कर रही हूं। तो 1-2 हफ्ते गुजरे जब मुझे हुआ कि अब ये तो जेल में है, मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। तो मैंने अपने पुलिस ऑफिसर से बात की। मैंने कहा मैं बाकी औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड किया मैं पूरी पब्लिक में खड़ी होंगी। शायद मेरे यूके के बहन भाई जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, अब उनको ये किस्सा याद आ जाए, क्योंकि जब मैं पब्लिक हुई तो मैंने कंट्री के हर टीवी चैनल पर, हर रेडियो स्टेशन पर, सब जगह जाके इंटरव्यू दिया। हर टीवी वालों ने, हर रेडियो स्टेशन ने, हर मैगजीन ने, हर न्यूज़पेपर ने, सब ने मेरा इंटरव्यू लिया। और जिस फर्स्ट रेडियो स्टेशन को मैंने कांटेक्ट खुद किया, मैंने कहा ये मेरा केस है, ये सजा हुई है उसको। उनके वहाँ वीकेंड में लाइव शो होता था जहाँ लोग आके बात करते थे। मैंने कहा मैं आपके लाइव शो में आके बात करना चाहती हूँ, ताकि मेरी जैसे कई औरतें जो डर के मारे या फैमिली के प्रेशर से चुप कर जाती हैं, उनको इंसाफ मिले।
तो वो डर गया। बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है यहाँ पे, इंडियन रेडियो स्टेशन। तो उसने कहा मैं सोच के बताऊंगा आपको। ठीक है। शाम को ही उसका फोन आ गया। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, हो सकता है लोग मेरा रेडियो स्टेशन तोड़ दें, हो सकता है लोग उसके खिलाफ हो जाएं, लेकिन उसने बोला अगर आप औरत हो के इतना बड़ा कदम उठाना चाहती हो तो मैं आपके साथ हूँ। और मेरी पुलिस सुपरिंटेंडेंट, जो पुलिस की बड़ी होती हैं, वो मेरे साथ इंटरव्यू पे गई। मैं और वो आदमी, हमने रेडियो स्टेशन पे इंटरव्यू, उसने कहा मैं 1 घंटे का टाइम दूंगा। लेकिन जैसे कितनी ही दुनिया इस इंतजार में थी कि कब कोई उनके लिए खड़ा होगा। मेरी जो 1 घंटे की इंटरव्यू रखी गई थी वो 3 घंटे चली। इतना लोगों ने आके सपोर्ट किया और सबने कहा आपने कोर्ट में जाके बहुत अच्छा किया और हम सब आपके साथ हैं, और आपने दूसरी बच्चियों के लिए भी किया है जो ऐसे दौर से गुजरी हैं। और वो एक इंटरव्यू ने पूरी कंट्री में हलचल मचा दी कि एक एशियन लड़की ने एक आदमी को रिपोर्ट करके उसको 6 साल की सजा दिलवाई। मैं तो पहले से ही अपनी जिंदगी औरों के लिए जीती हूँ, और ये भी मुझे था कि मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, बाकी औरतें ऐसे सफर ना करें। तो कॉल पे कॉल, इतने फोन मुझे, हर टीवी स्टेशन, हर रेडियो स्टेशन, हर मैगजीन वाले, सब ने आके रिक्वेस्ट किया कि हमें इंटरव्यू दे। यहाँ लंदन से दूसरे शहर जाने के लिए मुझे प्लेन की टिकट्स तक दी कि आप हमारे टीवी स्टेशन पे आके इंटरव्यू दें, और मैंने दिए। बहुत कुछ हुआ, और उसके कुछ महीनों बाद जितने कंट्री के पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स हैं, बहुत हाई पोस्ट, उनकी सालाना मीटिंग होती है। वहाँ पे जो यहाँ के होम सेक्रेटरी हैं, होम मिनिस्टर जिसे आप इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं, वो आते हैं। तो मुझे वहाँ इनवाइट किया गया। मैं अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ गई। मुझे इनवाइट किया गया कि मैं वहाँ 20 मिनट की स्पीच दूँ अपने केस के बारे में, और जो मैंने कदम उठाया है औरतों की हेल्प के लिए उसके बारे में। 500 पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स उस हॉल में थे, होम सेक्रेटरी थे, स्टेज था, स्टेज पे मुझे बुलाया गया, और सामने जब देखें तो पूरा हॉल टीवी कैमरा वालों से, जर्नलिस्ट, उनके कैमरे की फ्लैश लाइट्स ऐसे हो रही थी जैसे कोई ऑस्कर अवार्ड वाले होते हैं। मेरी 20 मिनट की स्पीच में पूरा हॉल 2 बार खड़े होके उन्होंने तालियां बजाई और मेरा साथ दिया, मुझे अप्रिशिएट किया। उसके बाद जो पुलिस का सबसे बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर था, उसने आके मुझे बहुत बड़ा फ्लावर्स का बुके दिया, मेरा थैंक यू कहा। होम मिनिस्टर ने खुद आके मुझे पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लॉ को बदलिए। एक लॉ है, कोर्ट में जब जाते हैं तो जो अटैकर है वो उसके विक्टिम के सामने खड़ा होता है। विक्टिम वो है जैसे मैं विक्टिम थी, और मेरा अटैकर वो शख्स, हमें उसको फेस करना पड़ता है कोर्ट में। वो चीज़
जिसको अटैक किया गया है उसको जानबूझ के नर्वस करने के लिए होती है कि उसको वो सब याद आ जाए और वो घबरा के ठीक से बयान ना दे पाए। तो मैंने होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया, आपको ये लॉ बदलना पड़ेगा और जो विक्टिम है उसके आगे एक स्क्रीन लगा होना चाहिए ताकि वो अपने अटैकर को ना देखे। और होम मिनिस्टर ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये मैं लॉ बदलूंगा। और उन्होंने लॉ बदला। अब कोर्ट में किसी विक्टिम को अपने अटैकर के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता। इसलिए मुझे उस वक्त सन 2000 आने वाला था, तो इस कंट्री की 10 औरतों को चुना गया जिन्होंने कोई काबिले तारीफ कोई काम किया हो, जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ खड़ी हुई हो और कुछ किया हो। तो उन 10 औरतों में मेरा नाम आया और मुझे खिताब दिया गया मिलेनियम वुमेन का। और वो सब हर मैगजीन में छपा। मेरी एक टेप रिकॉर्डिंग हुई जो बीबीसी वर्ल्ड लाइब्रेरी में, जब तक ये दुनिया है तब तक मेरी टेप उस लाइब्रेरी में रहेगी। जब तक ये दुनिया है वहां मेरा रिकॉर्ड रहेगा। और कभी भी मेरे बाद मेरे घर के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, कोई मेरी उस टेप को सुनना चाहे जो स्पीच मैंने दी, तो उसके लिए हमें एक अलग से एक्सेस कोड दिया गया है जिसको वो कभी भी जाके वर्ल्ड लाइब्रेरी बीबीसी की वहां से लेके सुन सकते हैं। तो एक मामूली औरत ने उठकर कानून बदला और बाकी औरतों के लिए खड़ी हुई। खुदा ना करे किसी पे इतने बुरे वक्त आए, लेकिन जब वक्त आए तो उसका मुकाबला करो, घबराओ नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ो। और इसके बाद मैंने फिर पुलिस के साथ मिलके, सीआईडी के साथ मिलके अपनी एशियन वुमेन्स का बहुत बहुत साथ दिया और ऐसे बहुत से केसेस को कोर्ट में लेके गए जहां उन आदमियों को सजा मिली जिन्होंने उनको अटैक किया। लोगों ने सुबह 9 बजे केस पे जाना होता था कोर्ट की हियरिंग पे, तो रात को 12 बजे भी मुझे कॉल करके कहते थे, आप हमें गाइड करेंगे तो तभी हम कोर्ट जा पाएंगे, नहीं तो नहीं, आपसे बात किए बिना हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि आप अपने रब को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल हो। हादसे तो दुनिया में होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन उन हादसों से निकल कर जिंदगी जीना ही जीना है। ऐसी जिंदगी जी कर दिखाओ, तब मेरे सामने आके मेरी बात करो। मैं बहुत सॉरी हूं, आपका बहुत वक्त लिया आज, लेकिन इस बात को अगर मैं आधा छोड़ देती तो कल ये दोबारा बात शुरू करनी ठीक नहीं होती। तो इसलिए आज आपका वक्त लिया। बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने का। अपना ख्याल रखिए और स्ट्रांग रहिए जैसे मैं रही। अल्लाह आपका निगहबान हो और आपको अच्छी बातें करने की हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।